तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हिंदी में कहते हैं। और तत्वों की जो आवर्ती गुण है ना, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। पहली बात तो जानना है पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियड क्यों कहा गया है, ठीक है ना। तो ये आवर्त सारणी का नाम समझ लीजिए लेक्चर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा था लेक्चर 1 किसी और का लगा हुआ था। क्या बनाया वो लेक्चर? थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के लिए बताया था। हाँ, और अष्टक के लिए बताया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम। आवर्त सारणी को आवर्त सारणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी व्यवस्था है तत्वों के वर्गीकरण की। अच्छा, सबसे पहले जानना है कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है। वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर एलिमेंट हो या समाज में वर्गीकरण क्यों जरूरी होता है। ये वर्गीकरण नाम कहाँ से आया, क्यों ये आवर्त सारणी बनाने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले जैसे अपने समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मनुस्मृति के अनुसार उनके कार्यों के आधार पे, है ना। उसी प्रकार एलिमेंट के जो गुण थे उनके गुणों के आधार पे ना, जैसे बहुत सारे जब एलिमेंट खोजे गए तो उनको प्लेस देने में असुविधा होने लगी, है ना। तो इसीलिए वर्गीकरण की व्यवस्था है। आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं पोरीफेरा संघ है, सेलेक्टेटा है ना, तमाम। क्यों? उनके गुणों लक्षणों के आधार पर वो परिवार का जो जीव है उसी परिवार के लक्षणों को प्रदर्शित करे। इसी प्रकार आवर्त सारणी की जो व्यवस्था बनाई गई ताकि समान गुण वाले तत्व एक परिवार में उपस्थित रहे, है ना। उनके गुणों में सरलता के लिए, अध्ययन के लिए, उनको आसानी से पहचान हो जाए, उसके रिएक्शन कौन कौन से देता है उसकी पहचान हो जाए। इन गुणों के अध्ययन के लिए सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। अब आवर्त सारणी का नाम आवर्त क्यों कहा गया? पीरियड। अब आप ये समझ रहे हैं जैसे पीरियड, और पीरियड शब्द से निकला है पीरियोडिक टेबल। क्यों पीरियड शब्द? पीरियड का ही केवल अगर अर्थ ले तो इसका अर्थ होता है कालांश। यदि आप हिंदी में पढ़ें, जैसे ये आज हमारा केमिस्ट्री का पीरियड। पीरियड का मतलब होता है जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। क्या होती है? रिपीटिशन, है ना। कि जो जैसे अब मान लीजिए आज हमारा लेक्चर है, कल लगा हुआ है उसी टाइम पे हमारे लेक्चर की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है ना, रिपीटिशन हो रहा है। इसीलिए उसकी व्यवस्था जो वैज्ञानिकों ने बनाई पीरियड नामक शब्द से। पीरियड का मतलब होता है आवर्तिता होना। आवर्तिता का मतलब होता है गुणों की पुनरावृत्ति होना। ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व के गुण बार बार क्या होते हैं? दोहराए जाते हैं ना। इसी व्यवस्था का नाम पीरियडिसिटी शब्द से इस टेबल का नाम क्या पड़ा? आवर्त सारणी, है ना। आवर्त माने ऐसी व्यवस्था जिसमें तत्वों के गुण बार बार क्या होते हैं? दोहराए जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हाइड्रोजन है, इसके नीचे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और इधर है नियान, आपने देखा होगा। इसके ऊपर है हीलियम। कौन सी गैस है? हीलियम एक अक्रिय गैस है ना। और फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व बाद फिर से लिथियम के बाद जो नीचे सोडियम होगा, इसके नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये देखिए 8 तत्व बाद इस तत्व द्वारा इसका गुण दोहराया गया। किसका गुण दोहराया गया? तभी आप कहते हैं ये क्षार धातुओं का परिवार है। किसका परिवार है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, और आप इसे कहते हैं ये देखिए क्षारीय मृदा थाइराइड का परिवार है ना। तो एक निश्चित अंतराल के बाद जब मेंडलीव साहब सबसे पहले तो प्राउस्ट की परिकल्पना आई थी। कौन सी परिकल्पना आई थी? प्राउस्ट की परिकल्पना आई, लेकिन उस समय तक इतने ज़्यादा कम थे कि उनकी परिकल्पना मान्य नहीं रही। उसके बाद आया डोबेराइनर का त्रिक समूह। कौन सा आया? डोबेराइनर। वो कहते थे जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, 3 Li7 4 बेरिलियम 9 5 B 10। इनका ये कहना था कि जो दो तत्वों के मध्य में जो तत्व आता है उसका परमाणु भार इन दोनों के परमाणु भारों का औसत होगा।
क्या होगा? या नियरली औसत होगा या एग्जैक्ट औसत होगा। जैसे आप देखिए कार्बन में 6C12 7N14 8O16। अब आप देखिए इसको ऐड कर दीजिए 16 12 28 डिवाइड बाई 2 अगर निकाल लें ये देखिए आया 14। तो जो बीच का तत्व है उसका परमाणु भार क्या निकला? 14 निकला, है ना। ये था डोबे राइडर का ट्रिक्स था, तिकड़ी इन्होंने बनाना शुरू किया। लगभग इनके समय 20 एलिमेंट तक ज्ञात थे, है ना। हाँ, तो मतलब अब इनका देखिए जैसे अब इसका जो हम आपको बता रहे हैं 7 इधर 17 डिवाइड बाई 2 ये लगभग 8.5 आएगा ना। तो फ्रैक्शनल भी आता था, इन्होंने कहा लगभग एवरेज होता है ना। कभी कभी एग्जैक्ट आ जाता था, कभी कभी डेसिमल में आ जाता था, है ना। अच्छा, तत्वों के जो व्यवस्था ये परमाणु भार के आधार पर पहले बनाई जाने शुरू हुई, है ना। उसके बाद जब भी और भी तत्व खोजे गए, 20 से ज़्यादा तत्व खोजे होने लगे, तब आया न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम, है ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहते थे आवर्त सारणी में जितने तत्व अभी तक खोजे गए हैं उनमें हर आने वाला 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व से गुणों में समान होता है ना। जैसे लिथियम के बाद आने वाला 8वां तत्व यानी सोडियम, इससे गुणों में क्या दिखाता है? समानता दिखाता है। सोडियम के बाद 8वां आने वाला पोटेशियम, सोडियम से गुणों में क्या दिखाता है? समानता दिखाता है ना। तो 8 तत्वों के अंतराल के बाद इसीलिए इस नियम को कह दिया गया अष्टक नियम। कौन सा नियम कह गया? अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, एक अष्टक नियम संयोजकता में भी है, कौशल और लिविस ने दिया था, जिसमें वो कहते थे कि हर तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन धारण करके अस्थायी हो जाना चाहता है। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या आपस में साझेदारी होती है, जिससे डिफरेंट टाइप के बांड बनते हैं, जिन्हें हम केमिकल बंध, रासायनिक बंध कहते हैं ना। उनका अष्टक नियम दूसरा था। यहाँ तत्वों के वर्गीकरण में न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। ये कहते थे आवर्त सारणी में हर आने वाला 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व से गुणों में क्या दिखाएगा? समानता दिखाएगा, है ना। लेकिन अब सोचिए यहाँ कैल्शियम के बाद जैसे ही और तत्व खोजे जाने लगे, अब आप समझिएगा कैल्शियम बाद 20 है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक और इसके बाद इस बार गैलियम एक्टिस, यहाँ से पी ब्लॉक शुरू हो जाता था। अब आप बताइए, अब पोटेशियम के बाद ये 10 एलिमेंट बीच में और भर गए ना, जिसे आप कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से हैं? बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट है। तब रिपीटेशन 8 बाद नहीं 18 बाद होने लगा। कितने बार? अब आप समझिए पी ब्लॉक यहाँ से जब शुरू होता है 6 खड़े कार्बन है ना, एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 6ठा है, ऊपर ऐसे हीलियम है ना। और यदि मैं आपको बता दूं, आप बहुत पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये दोनों ब्लॉक अगर इतना भी बढ़िया तैयार होता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज हैं आप जानते हैं नीचे, बीच वाली जो लाइनें हैं इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उनके अपवाद भी हैं। अगर आप इस लाइन पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से कर लेते हैं 21 से 30 ना, और 4F और 5F जो नीचे आप जिसे कहते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, है ना, इनका एटॉमिक नंबर याद रखते हैं। कभी कभी नीट में आता है एटॉमिक नंबर 105 वाला तत्व कहाँ पर स्थित है ना। एफ ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा, तो सबके लिए आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता है उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है। जैसे आप मैग्नीज का ले लीजिए 25 होता है, यदि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 और यहाँ देखिए अब पहले कौन भरता है? चलो भाई 3d और 4s भले ऐसे लिखा है, भरता कौन पहले है? यस भरता है ना। अच्छा, आप लोग ये पता है कि इनका ऊर्जा का क्रम ऐसा ही क्यों है? इसमें इलेक्ट्रॉन जाता 3 यहाँ इसमें पहले नहीं गया, इसमें क्यों गया? आप लोग बताओ क्यों? तो याद करने वाली बात हो गई, हमने मान लिया, रट लिया है कि 3d उच्च ऊर्जा स्तर है, 4s निम्न ऊर्जा स्तर। कैसे निकालो? भुला गए तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लिए, पहला चैप्टर
डी ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक पढ़ने की जान है। बहुत सारी प्रॉपर्टी नीट में आती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, बताओ कौन चुंबकीय है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है ना, है ना, कौन रंगीन है, कौन रंगहीन है ना। इन सारी चीज़ों का जवाब यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता रहेगा तभी आप कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने लोगों को आता है? थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखिए आपको एक क्वांटम संख्या जब पढ़ा रहे थे, इसके बाद मेरी क्लास से चली क्वांटम संख्या मैंने शुरू किया था ना, है ना, कुछ नियम बताया था, इसके बाद मेरी क्लास अपनी बंद हो गई। तो देखिए ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से बात देते ना, तो ये सब चीज़ें। और क्योंकि देखो बेटा एक लग तो मेरा लेक्चर आता है, लेकिन लेक्चर वाइज लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। जैसे देखिए केमिकल बैलेंस करना, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, 11th में चला गया है रेडॉक्स रिएक्शन। नीट में तो 40% आपका 11th आता है, 60% आपका फाइनल आएगा, है ना। तो पढ़ना तो दोनों है ना। अगर कोई कमज़ोर अगर कड़ी निकल गई, कमज़ोर निकल गई, तो वहीं से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। एमबीबीएस के लिए 160 नंबर चाहिए, 200 में 160 नंबर। अगर कोई भी पोर्शन आपका वीक रहा तो जान लीजिए फिर नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। ऐसे फिजिक्स भी होता है, ऐसे वो होता है ना। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़िए। तो ये इनको पढ़ाने का क्रम क्या होना चाहिए? बैलेंस ही पहले आ जानी चाहिए, बैलेंस ही वाला चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। और 5 चैप्टरों का समूह बना लीजिए, है ना। ये चैप्टर आज पढ़ेंगे, ये चैप्टर कल पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हमारा केमिस्ट्री। अब बात है इंटरेस्ट क्रिएट करने की। अब देखिए उसमें बता था ये n+l का नियम दिया गया था। कौन सा नियम दिया गया था? n मुख्य क्वांटम संख्या है और l कौन सी क्वांटम? दिगंसी क्वांटम संख्या ना। जिन ऑर्बिटल के लिए ये जो 1s लेस देन 2s आप बात नहीं पढ़ते हैं, 2p फिर 3s ना, ऐसे या तो आप याद करते हो ना, या तो याद मत करिए, चेक कर लिया करिए, जहां से भुलाने लगिए। 1 से 30 तक तो ऐसे बिना आप कलम उठाए, अच्छा ये मैंगनीज पूछ रहा है, अच्छा ब्रैकेट में आर्गन करेंगे, 35 4s2 करेंगे, है ना। 18 2 20 5 25 कर दिया मन में ही। आपको अलग से पेन उठाने की जरूरत है। 21 से 30 तक तो आप इतना ज़बरदस्त तैयार होना चाहिए कि आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब इसके लिए समय जाया करें, यही सारा समय बचा करके फिजिक्स में जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ रहा है ना, उसको हल करने में समय लगाइए। केमिस्ट्री समय बचाता है यदि आपको अच्छा आ रहा है। तो अब देखिए n+l का नियम ये कहता है जिसके लिए ये दोनों वैल्यूज का मान कम होता है, पहले वही निम्नतम ऊर्जा स्तर होती है। कौन सी ऊर्जा स्तर होती है? और जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होता है वो उच्चतम ऊर्जा स्तर होती है ना। अब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल के लिए यदि n+l का मान समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले घटता है जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम होता है, ठीक है ना। ये कोलसनिकोव का नियम है, लेकिन आपकी बुकों में नहीं दिया है। बुकों में केवल आफ्बा नियम से व्यक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। इंग्लिश मीडियम में है क्या आप कोई? नहीं, कोई सब हिंदी मीडियम वाला है, कोई बात नहीं। तो अब ये ऊर्जा स्तरों का निर्धारण अब आप सभी ये निकालना जानते हैं। जैसे हमने कहा 4s में इलेक्ट्रॉन क्यों गया पहले, 3d में क्यों नहीं गया, ऐसा ही क्यों है, इसी आधार पर क्यों रखा गया है, इसी को हम निम्नतम ऊर्जा स्तर क्यों माने ना। तो उस नियम का जवाब देता है n+l का रूल, है ना। अब देखिए इसके लिए n की वैल्यू यही होती है जो ऑर्बिटल के पीछे लिखी होती है, राइट। इसका 4 हो गया ना। और आप याद कर लीजिए l की वैल्यू जो होती है जब s में जाए तो 0, p में जाए तो 1, d में जाए तो 2 और f में जाए तो 3 होती है। क्या होती है? l की वैल्यू इन आंसर में ये होती है ना। तो आप बताइए s में जा रहा है तो क्या जोड़ दें? 0 जोड़ दें ना। l की वैल्यू ये हो गया 4 एनर्जी स्टेट, चौथा ऑर्बिटल स्तर है ना, एनर्जी लेवल है। यहाँ देखिए n की वैल्यू 3 लिखे, t में जा रहा है देखिए 2 ना, 3 2 5। अब ये देखिए किसका मान ज्यादा है? इसका, यानी ये उच्चतम ऊर्जा स्तर है और ये निम्नतम। अब आप बता सकते हो कि पहले 4s क्यों भरता है ना, क्यों कि आपका नियम कहता है इलेक्ट्रॉन जैसे सीढ़ियां होती हैं ऐसे निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर क्या करता है? प्रवेश करता है ना।
और अब देखिएगा जैसे इनकी मान समान हो जाए तब वाला लोग देखिए, जैसे हमने लिखा 3D 4S, अब मैं पेपर बनाऊंगा पीरियड टेबल का, तो ये सब भी सीक्वेंस में मैं दे दूंगा ऑब्जेक्टिव में। 3D 4S 4T। अब मान लो पहले किस में जाएगा, फिर उसके बाद किस में, फिर उसके बाद किस में, आइए चेक कर लेते हैं। अगर आप भरना भूल गए, नियम भूल गए, यार 4S आएगा 3D आएगा, है ना, 4T पहले भरेंगे 3D पहले भरेंगे, है ना। तो सबसे ब्रह्मास्त्र नियम है n+n लगा दीजिए आप ना। तो बताइए 3D 3 + 2 बराबर 5, 4 + 0 बराबर 4, यहाँ देखिए 4 + 1 बराबर 5। अब देखिए 2 ऑर्बिटल के लिए 5 5 आ गया, क्यों? हाँ, तो दूसरा नियम क्या मैंने बताया, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल के लिए n+n की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा जिसका n का मान कम हो। इसका मान कम हो। अब कहते हैं इसको ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में सजा दो। तो बताओ सबसे पहले कौन भरेगा, 4s, क्यों? आप बताओ आप कौन भरेगा, 3D ना। ये देखो 3D अपने आप एनर्जी लेवल बन जाएगा, है ना। आप क्या भरोगे, 4D। ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम हो गया, नहीं हो गया ना। तो इस तरह से आप ऑर्बिटलों को n+n के नियम से चेक कर लेंगे। अब कम से कम 30 एटॉमिक नंबर तक सबको, जैसे कि आपका 26 करना है, R में बनाया मैंने 18 तक हमने कर दिया, 3p6 तक, कहाँ तक कर दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3p6 तक कर दिया। और ऐसे 4s और 3d ऐसे लिखा करिए, है ना। 18 2 20 6 26, ये देखो 2 ऑर्बिटल से याद करते हैं ना। और कहते हैं कि Fe2+ का बनाओ, Fe2+, तो ये वाला हटा दो। जब जाता न्यूनतम ऊर्जा स्तर में तो निकालेंगे भी न्यूनतम ऊर्जा स्तर से ना पहले इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे हम कहते हैं Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बताइए अब 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, क्यों, दाता त्यागता है, लेने वाला जिसे ग्राही कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है ना। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, डाला किसमें था पहले, 4s में, तो निकालेंगे पहले किससे, 4s से, घटाव हो गया ये दोनों, लास्ट में क्या बचा, 3d6। अच्छा बताइए आपने पढ़ा होगा, इंटर करके आए हैं, d ऑर्बिटल 5 प्रकार के छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड होता है, डिवाइड ना। आपको बताओगे कि पहला होता है dxy, dyz ना, dxz, और ये होता है dx² - y², और ये होता है dz²। ये एक्सेस ऑफ ओरिएंटेशन है इसकी ना, एक्स वाई एक्सिस के बीच में जब डी ऑर्बिटल होता है, आपको पता है डी ऑर्बिटल डबल डबल शेप होता है, ऐसे याद है ना, ऐसे आपको शेप बताया गया होगा, डबल डबल डी ऑर्बिटल, है ना। पी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल शेप, है ना। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, और एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री होती है, ओवरलैप करता रहता है, बहुत क्लियर नहीं दिखता, है ना। लेकिन वो इतना पता है कि वो 7 छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड है ना। तो जब इसमें आप भरते हैं आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, d6 है। अब यहाँ लगता है हुंड का नियम, कौन सा नियम, हुंड का नियम कहता है कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, जब तक कि सभी में एक एक भर ना दीजिए तब तक युग्मन होना प्रारंभ नहीं होता ना। तो ये देखिए, एक डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, चौथा डाल दिया, पांचवा डाल दिया, ये रहा छठा, जोड़ा बना लिया ना। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, n=4, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। यही जिनका जोड़ा नहीं है इन्हीं को कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पीरियड टेबल पढ़ने में हर जगह पे इनकी जरूरत पड़ती है। आप किस परिवार में रखेंगे, आप जब अगर ये नहीं जानेंगे तो परिवार नहीं निकाल पाओगे आप। जैसे अब मैग्नीज का ही था, तो हमने क्या किया, मैग्नीज का करते तो 3d5 होता, ऐसे लिखते 18 2 20 और 5 25। ये देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है, डी ऑर्बिटल में। किस में प्रवेश कर रहा है, तो मैग्नीज किस परिवार का सदस्य होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, है ना। ऐसे अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट, एस में जाता है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट, है ना। अब पी में जाता है तो पी ब्लॉक। एटॉमिक नंबर याद करने का इनका पूरा बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आप सारी एक्टिव गैसों को याद कर लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडॉन, है ना, Rn, इतना भी याद करिए बस। आप अब नियॉन का आप जानते हैं 10 होता है, इसका 18, इसका 36, इसका 54 ना, और इसका 86, ये होता है। आप
पूरा का पूरा पी ब्लॉक आपको एकदम तैयार हो जाएगा। एक एटॉमिक नंबर घटाते जाइए, है ना। अब बताइए यहाँ क्या होता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लिख दिया। और बोरान पर एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, ना, फास्फोरस 15, 16, सल्फर 17, क्लोरीन। आप देखिए ऐसे जब परिवार बन जाता है, बहुत सारे लोग तरीका कर बैगन, आलू, गाजर, थैली शार्ट के ट्रिक भी याद करवाते हैं, है ना। जैसे बैगन, आलू, गाजर माने गैलियम, है ना, इंडियम एंड थाइलियम, है ना। अभी पूरा बोरान फैमिली तैयार हो गई। कौन सी फैमिली तैयार हो गई? कभी ये कहते हैं आवर साड़ी में बोरान परिवार के तत्वों के स्थान की विवेचना करिए। तो पूरा इनका एटॉमिक नंबर लिखिए, है ना, और कर दीजिए। कार्बन फैमिली को कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, पीबी, है ना। इसका ट्रिक जानते हैं? हैं? कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना। कहे ये ऐसा ही सीता जी, है ना, जी एसन सुनो, पीबी से प्रभु, है ना। सब लोग अलग अलग स्टाइल है ना। अब जैसे हमने इसको बनाया ये हाइड्रोजन परिवार, फर्जी CBI आंटी, ये देखिए Cl Br, है ना, आयोडीन 80, ये देखिए फर्जी CBI आंटी, है ना। हाँ ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन, है ना। सब ऐसे फैमिलियाँ तैयार कर लीजिए ना। हमने कहा था ग्रुप बनाई, उसमें पीरियडिक टेबल बहुत बढ़िया बनाया है। आपने कॉपी बना लीजिए, वो नोट्स में आपको सेंड कर दूँ, है ना। उसी तरह बनाइए, मेहनत करिए। ये सब पीरियडिक टेबल तैयार हो गया ना। ऐसे हर परिवार देखिए पूरा का पूरा ये कौन सा है पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? बीच वाले सब कौन से हैं? बी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन से हैं? एस। टंगा हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन अवस्थानी में, जिसका स्थान है विवाद का विषय। क्यों हाइड्रोजन का स्थान क्यों विवादित है? क्योंकि ये उसके हाइड्रोजन के साथ दिया जाता है और इधर छाड़ कोई ऐसे गुण बताओ जो हाइड्रोजनों से समानता रखता हो और इससे भी समानता रखता हो। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन से क्या समानता है? क्योंकि यह गैस है। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। गैसेस फॉर्म में है ना, पता है ना। ये जब गैस फॉर्म में लिखा जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, गैसेस फॉर्म में। और हाइड्रोजन भी डाइवर स्टेट में लिखा जाता है H2। लेकिन आपने कभी Na2 ऐसे लिखा देखा है कि नहीं देखा ना। तो यानी ये समानता हाइड्रोजन की किस परिवार से है? हैलोजन, है ना। और ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। क्या है? उसी प्रकार ये हैलोजन भी क्या है? अधातु है। क्या है बताइए? और बाकी इसके परिवार के अन्य सदस्य सब धातुएं हैं। क्या है ये? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है ना। लेकिन हाइड्रोजन में दोहरा गुण है। हर परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, पहला हीलियम जैसा बदल जाए, अक्रिय गैस हो जाऊं मैं ना, या तो नियान जैसा बदल जाऊं या आर्गन जैसा बदल जाऊं। जो जिसके नजदीक है उसी निकटवर्ती अक्रिय गैस की संरचना को अडॉप्ट करना चाहता है ना, कि हम उसी के जैसा बदल जाए और आपस में क्रिया किसी से हमें करने की जरूरत ना पड़े। अगर क्या ही अच्छा हो कि हमें किसी से लेन देन की जरूरत ना पड़े, हम अपने आप में बहुत अस्थायी हो, हमारी तनख्वाह 1.5 लाख रुपये महीना हो, है ना, तो ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। आराम से अपना फिजिकल एक्सरसाइज करें और मेंटल काम ना करना पड़े, है ना। ऐसे परमाणु भी चाहता है, हर एटम चाहता है कि हम क्या हो जाए? अस्थायी हो जाए, अक्रिय गैसों की तरह काम करने लगे, है ना। तो हाइड्रोजन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो H+ आयन बनाता है, जिसे प्रोटॉन रदरफोर्ड ने कहा। क्या कहा था? प्रोटॉन कहा था रदरफोर्ड साहब ने ना। और लेकिन अगर बात लेने और देने की बराबर आए तो एटम क्या पसंद करेगा? लेना पसंद करेगा, देना पसंद नहीं करेगा ना। तो हाइड्रोजन बताइए 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हमारे पास आ जाए, कहीं से मैं ले लूं और मैं बदल जाऊं किसके जैसा? हीलियम जैसा, अक्रिय गैस जैसा ना। तो इसकी चाहत जब भी हाइड्रोजन किसी से बॉन्ड बनाता है, आप सोचिए HCl का जैसे बना है, क्या करता है कि आओ हम और तुम इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ले? साझेदारी। ये सब दाता है, डोनर है इसी परिवार के अन्य सदस्य। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है? ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 होते हैं। क्या होते हैं?
क्लोरीन क्या चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 हो जाए ना, ये क्या चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 2 हो जाए ना। दोनों की ज़रूरतें हैं, जब दोनों की ज़रूरतें हैं तो आपस में क्या करेगा, डोनेट करेगा या साझेदारी करेगा, क्या करेगा, साझेदारी करेगा ना। भाई इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो क्या करेंगे, आओ हम और तुम क्या कर लें, साझेदारी कर लें, हमारा 2 हो जाए तुम्हारा 8, साझेदारी का मतलब दोनों का ना। और यही बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक। जबकि इस परिवार के सदस्य आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक। जैसे नमक बनता है, ये नमक NaCl, नमक शुद्ध होता है ना, बताइए। सोडियम 2 8 1 11 एटॉमिक नंबर होता है। क्लोरीन का 2 8 7 है ना। आप बताइए, क्लोरीन कहता है भाई तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हमारा काम चल जाए, है ना। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारे भी कोष में 8 बच जाएंगे देने से, है ना। तो बताइए सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। कह ले जाओ, मैं बना डोनर, तुम बने रिसीवर, ग्राही और दाता। क्यों, तो बताइए जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसीलिए सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन पर 1 माइनस आया। जब प्लस माइनस चार्ज हो गए, पोलैरिटी आ गई, ध्रुवता हो गई। क्या हो गई, अब प्लस और माइनस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए विपरीत चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। और यही अट्रैक्शन फोर्स जो इन दोनों आयन के बीच में बनता है, इसी को कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड तैयार हो गया। बताइए इसी परिवार का है हाइड्रोजन यहाँ रखा है, लेकिन ये सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या बनाता है, हैलोजनों की तरह सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, गैस है, अधातु है, सारे गुण इनसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ टांग के रखा गया है, क्योंकि अब जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, आपको पता होगा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बनाई गई। किसने बनाई गई है, अच्छा न्यूलैंड के बाद साहब के बाद आए मेंडलीव साहब ना। थोड़ा सा इतिहास में बता देना, फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज है उससे बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। इससे तो यही इतिहास में कितने आवर्त थे, कितने वर्ग थे, कौन एलिमेंट कहाँ रखा गया है ना, उसकी पोजीशन बताइए ना। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो आप सब कर जाओगे, है ना। लेकिन न्यूलैंड साहब के बाद उस समय मेंडलीव साहब के समय 60 तत्व ज्ञान थे लगभग। कितने ज्ञान थे, हाँ। और उन्होंने तत्वों को पढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखना शुरू कर दिया। उनका अरेंजमेंट किस पर आधारित था, परमाणु भार। वो कहते थे, और कहीं कहीं उन्होंने बीच बीच में स्थान भी छोड़ देना पड़ा, और इतने दूरदर्शी थे वो कहते थे जब अगला तत्व ये नहीं खोजा गया है अभी तक, जब अगला तत्व खोजा जाएगा उसको यही स्थान मिलना चाहिए जहाँ हमने छोड़ दिया। और जब वो तत्व खोजा गया तो उसको वही स्थान मिला जहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, है ना। उनके समय भी उनकी आवर्त सारणी में भी बहुत सारी कमियां थी, जैसे हाइड्रोजन का स्थान विवादित था, अक्रिय गैसें नहीं खोजी जा चुकी थी, हाँ। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर डिस्टर्ब हो रहा था, कहीं कहीं उस एलिमेंट के गुण नहीं मिल रहे थे, तब भी उसको वहाँ रखना पड़ा उनको, है ना। जैसे ये आयोडीन का और टेलुरियम का, टेलुरियम पहले है, आयोडीन बाद में है। लेकिन और एटॉमिक जब वेट निकाला गया तो पता चला कि इसका ज़्यादा है, इसका कम है। आयोडीन को पहले आना चाहिए, इसको आगे आ जाना चाहिए। लेकिन मेंडलीव साहब के समय टेलुरियम पहले था, 52, इसका एटॉमिक नंबर 53 आया, है ना, एटॉमिक नंबर। तो इसका परमाणु भार उस समय ज़्यादा था, है ना। तो इसे बाद में रखा जाना चाहिए था, इसे पहले रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी व्यवस्था में तत्वों के गुण भी देखा, परमाणु भार भी देखा, और जब डिस्टर्बेंस होने लगा तो तब बात आई, इनके समय में समस्थानिक और संभारी भी नहीं ज्ञान थे। समस्थानिक उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी कि तत्वों के डिफरेंट समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, है ना। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। तो इसी वजह से जो परमाणु भार आ रहा था, एवरेज आता था। क्या आता था, एवरेज। और एटॉमिक वेट निकालने का फार्मूला था एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस
एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप और उसका ये प्रतिशत मात्रा। अब सोचिए पूरी प्रकृति में हाइड्रोजन आपको पता है प्रोटियम के रूप में 99.9% के आसपास है 1H1, जिसे आप क्या कहते थे प्रोटियम, क्या कहा गया था, और इसका 2 गुना भारी था 1H2 ड्यूटीरियम, क्या कहा गया ड्यूटीरियम, इससे बना था भारी जल जिसका सूत्र होता था D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है, ड्यूटीरियम का समस्थानिक था। और अगला आइसोटोप आया 1S3 ट्राइट्रियम, क्या आया, इससे 3 गुना भारी था और इसमें केवल यही रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव का मतलब अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या करता था, उत्सर्जन करता था ना। तो अब बताइए 99% है, इसका 0.156% है, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेस कई स्थान 0.3% है। अब बताइए तो इनका एवरेज लिया गया है ना, जैसे इसका मास 1 है 1 इंटू 99.9, इसका मास क्या है बताइए, ड्यूटीरियम का 2 है 2 इंटू 0.156, इसका एटॉमिक मास 3 है 1S3 प्लस 3 इंटू इसका अबंडेंस 0.00003। अब देखिए और अपॉन जब 100 किया तब इसका जो एटॉमिक मास आता है आप हुक्म देखिएगा 1.008 के आसपास। आप हाइड्रोजन का परमाणु भार देखिएगा। अब बताइए भिन्नात्मक आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इनकी प्रतिशतता के आधार पर कौन समस्थानिक कितना % है ना, उसके आधार पर जब एवरेज निकाला गया तो तत्वों के परमाणु भार क्या आने लगे, भिन्नात्मक आने लगे। इसीलिए वर्गीकरण की मेंडलीव साहब की व्यवस्था भी क्या होने लगी, फेल होने लगी। न इसमें समस्थानिक को स्थान मिला, ना हाइड्रोजन को स्थान मिला, ना अक्रिय गैसों को स्थान मिला। अक्रिय गैसें तब खोजी ही नहीं गई थी। रैले और रैले से 2 भाइयों ने अक्रिय गैस की खोज किया था और सबसे ज़्यादा आर्गन है अक्रिय गैस प्रकृति में, है ना। अब समझिए आप कि 78% तो नाइट्रोजन ही कवर करती है, 21% ऑक्सीजन, है ना, 1% बचा, 1% में 1.03% कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब उसकी कितना ट्रेस अमाउंट में होगी अक्रिय गैस है वातावरण में, है ना। इसीलिए जो क्रिप्टन है हिडन गैस है, छिपी हुई गैस है ना। और इनकी खोज का इतिहास आप लोगों ने अक्रिय गैस पढ़ा है कि नहीं इंटर में, नहीं पढ़ा। तो इस तरह जब ये भिन्नात्मक परमाणु भार आने लगा तो वर्गीकरण की यह व्यवस्था भी क्या हो गई, फेल हो गई। और मोजले साहब तब उस समय काम कर रहे थे लेबोरेटरी में, मोजले, है ना। मोजले ने क्या किया, यक्स किरणों की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक जब वेट के ऊपर से ग्राफ खींचा, एटॉमिक, ये ग्राफ जिग जैग लाइन में आ रहा था, ऐसे आ रहा था, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान और यक्स किरणों की फ्रीक्वेंसी, यक्स रे डाला उनकी फ्रीक्वेंसी, हाँ। फिर जब खींचा ग्राफ तो जिग जैग आने लगा, यानी y बराबर mx+c का पालन नहीं किया। लेकिन मोजले साहब ने जब ये प्रॉब्लम देखी कि समस्थानिक अब खोजे जा चुके हैं, है ना, और भी चीज़ें बदल गई हैं, मेंडलीव साहब की आउटसाइड फेल हो रही है, तो फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जब एटॉमिक नंबर ले लिया। क्या ले लिया, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तब ये देखा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा था, y बराबर mx+c, है ना, हाँ। तो उन्होंने मेंडलीव के आवर्त सारणी को सुधार दिया ना, और कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। देखिए आप लोग जो है ना जब पढ़िए ना पूरे दिमाग उसके किताब का स्कैन कर लीजिए, आखिर पीरियड टेबल पार्ट 1 में है क्या क्या चीज़, है ना। आप पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग से इतिहास दिया होगा कि 118 तत्व खोजे गए, ये है वो है, इनका क्या है, इनका एक दिमाग में स्तरीकरण बैठा लीजिए, क्या सीक्वेंस है, हाँ, विकर्ण संबंध क्या है ना, ब्रिज एलिमेंट कौन कौन से हुए, निरूपक तत्व किसे कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट में यही सारी चीज़ें, है ना। सेतु तत्व क्या है, विकर्ण संबंध किन किन तत्वों में पाया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना, डायगोनल रिलेशनशिप। और प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं, है ना, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट किसे कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, है ना। और ये सब सारी चीज़ों में तो उन्होंने, और इनके नियम वही आपसे पूछे खड़े होकर लगातार ऐसे
बोलते चले जाइए, है ना। कि मेंडली साहब का नियम क्या था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं ना। पीरियडिक क्या? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, है ना। पूरा धारा प्रवाह बोलना जारी है। अभी सोचिए DRDO से केमिस्ट्री की उसमें वैकेंसी आई है, BSc केमिस्ट्री मांगा, है ना। 2 स्टेप है ना। DRDO का नाम सुना? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं सुना? अरे जहाँ से अब्दुल कलाम साहब साइंटिस्ट बने थे, उनको एरोनॉटिकल इंजीनियर बने थे ना। उनकी बहन ने चूड़ी बेच में पढ़ाया था, मछुआरे थे, आपको पता है ना। शादी लेके विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी उन्होंने। भारत के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, बना है ना। वही DRDO से थे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। DRDO अग्नि मिसाइल और तमाम, हाँ। तो उसी इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू से रिटर्न मैं भी हूँ। अगर आप वहाँ जा सके तो बड़ा अच्छी बात है। मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, इंटरव्यू से छठे हैं वहाँ से। तो अगर इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इतनी जेड स्टडी सुरक्षा मिलती है आपको, है ना। अब वहाँ पहुँचिए तो क्वालिफिकेशन तो अडॉप्ट करिए, है ना। मान लीजिए मेडिकल में कोई पोर्सन कमजोर रहा, ये तो मान के चलिए अगर 4 पोर्सन तो MBBS तो नहीं मिलेगा कम से कम, है ना। फिजिक्स में केवल एक ही टीचर पढ़ाते हैं, प्रकाश मिश्रा, और दूसरा को नहीं पढ़ाता। सर आपकी क्लास हैं? बस हमसे कहते हैं लगाने के पहले पूछ लिया करें बस। क्योंकि अब कल हमारे सर की, देखो हमारे टाइट के प्राचार्य जी हैं, उनकी विदाई समारोह है। इन्होंने 2:30 से लगा दिया, हमने कहा था 3:30 से क्लास अगर लगाइएगा तो हो सकता है मैं आ भी जाऊँ। अब उसी टाइम पे DOS आएंगे, सारे अधिकारी आएंगे और मैं वहाँ से निकल नहीं पाऊँगा कल। तो कल की क्लास अगर चेंज कर लें, है कौन? नहीं, अरे डायट प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, हम लोग BTC जहाँ पर लड़कियाँ लड़के करते हैं, टीचर बनते हैं, उस संस्थान में है ना हम लेक्चरर केमिस्ट्री के। तो उनकी प्राचार्य जी की विदाई है, कल रिटायर हो रहे हैं वो। तो बाकायदे फंक्शन रखा गया है और उसमें DOS जिला जो यहाँ ये स्कूलों को चेक करने आते हैं, DOS हम ना जिला विद्यालय निरीक्षक, है ना। BSc जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 5 अधिकारी हम लोग सभागार में आ रहे हैं। और उसी में मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी हूँ, बच्चों को फंक्शन तैयार कराया है ना। कैसे निकल पाएंगे? अगर 8 वाली क्लास होती तो एक बार आ भी जाते। एक बार पूछ रहे, हमने प्रकाश से कहा था कि हमारे 3:30 लगवा दे, तो हो सकता है मैं निकल के चला हूँ, है ना। लेकिन कल वाली क्लास में 2:30 लगा दिए। अब 2 ही बजे से लोग आएंगे, 2 से 5 बजे प्रोग्राम, है ना। अगर सौरभ सर कल मैनेज कर लें, मैं प्रकाश से बात करूँगा, अगर मेरी क्लास को मैनेज कर लें, उनकी क्लास आगे मैं ले लूँगा। इस तरह से करें, हैं। सौरभ सर नहीं है, कहाँ? कोचिंग तो पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग में BSc पढ़ाने गया था, गाँव यहाँ बच्चे ही नहीं हैं, है ना। तो उस तरह से मैं रहूँ ना, अगर मैं केवल अगर मेरी ही क्लास लगती रही तो भी मैं आपका बहुत अच्छे से सब ख़त्म कर दूँगा। लेकिन बस मैं लगा, अभी मैं उन नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ। 26 गुरुवार मैडम इस साल नहीं पढ़ाई? 26 गुरुवार, डॉक्टर 26 गुरुवार JN कॉलेज है। हाँ, क्यों है बेटा? हाँ, तुम पढ़े हो? आप लोग वहीं BSc बच्चे हो क्या? वहाँ BSc फर्स्ट ईयर है। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, लेकिन एक सब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा ना। मान लो मैं इलाहाबाद चला गया, उस समय तो क्लास खाली जाएगी ना। फिर मैं सेकंड सैटरडे को जाता हूँ, संडे को जाता हूँ, है ना। तो मतलब इलाहाबाद मेरा घर है, मैं वहीं के पढ़ा लिखा हूँ, वहीं पढ़ाया हूँ कोचिंग, है ना। मैं घर गया तो आती है ना। और मैं यहाँ तो आया हूँ, मैं 2018 में यहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई लोक सेवा आयोग से, तब मैं हूँ यहाँ पे। अदरवाइज मैं 2030 लेके 2018 तक लगातार नीट IIT में पढ़ाता रहा इलाहाबाद में। नौकरी के साथ साथ कोचिंग भी करता रहा, है ना। कोचिंग पढ़ाता रहा, तो इसलिए 2 जगह मकान है, सब चीज़ है। दूसरी मकान पूरा बना हो गया है मेरा, और 2 जगह ज़मीनें भी हैं। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ तो वही टाइमिंग है ना, ये शूटिंग वूटिंग करने वाले ये सब। मेरे गाड़ी चलिए तो मैं तो कहता हूँ सुबह 8:30 से क्यों नहीं लगवा लेते? यहाँ से कितने बजे स्कूल खुल जाता है?
बस कल मैनेज कर लें, अभी मैं हूँ इधर पूरा, है ना, लगवाते रहेंगे तो मान लीजिए एक आध क्लास अगर आप कितने बजे आ सकते हैं? कल मैं 4 बजे आ सकता हूँ, 4 से 5:30 अगर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। तो नहीं कल मेरी क्लास है 2:30 बजे से, इन्होंने जो लगाया है 2:30 बजे से, तो मेरी जगह उस टाइमिंग में दूसरा कोई टीचर लगा होगा ना। बुला लीजिए, प्रतीक से कह दीजिएगा, कह दीजिए सर उनकी लगा दीजिए, सर 4 बजे फुर्सत होंगे ना, थोड़ा कह दीजिए वो खींच दें, जैसे है ना, तो थोड़ा लेक्चर खींच दें। ठीक है, अभी जब उस तरफ क्लास चल रहा था तो काफ़ी बच्चे थे ना, उस तरफ से ब्लैक बोर्ड से क्लास चल रहा था जब पहले, तब उससे बहुत बच्चे थे ना। चल कोई बात नहीं है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो एवरेज एटॉमिक वेट है, फिर उन्होंने कहा कि ये जो तत्व का गुण है अब परमाणु भार के क्रम आधार पर नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना शुरू करिए, है ना। परमाणु क्रमांक किसने कहा? मोजले ने ना, और इन्होंने दिया आधुनिक आवर्तनीय। कौन सा नियम दिया? और ये क्या देते? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं ना। क्या बात हो रही है? बात दिक्कत मेरा लेक्चर मतलब पहुँच तो नहीं जा रहा है, बहुत ही हिंदी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब दूसरा बेसिक चाहे जितना कुछ ही, लेकिन मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बाद में जब ये व्यवस्था और तत्व खोजे गए तो फिर ये इनकी भी व्यवस्था प्राप्त होने लगी, है ना। तब खोजी जा चुकी थी अक्री गैसें, है ना, ये 4m ब्लॉक एलिमेंट, 5m ब्लॉक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव तत्व सारे के सारे जब खोजे जाने लगे तो इनकी भी व्यवस्था क्या हो गई? फेल हो गई। तब आया लॉन्ग फॉर्म ऑफ रेडियो बिना जुड़ी। अच्छा हाँ तो फिर क्या हुआ कि फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी आई। कौन सी आवर्त सारणी? दीर्घाकार आवर्त सारणी ना। दीर्घाकार आवर्त सारणी क्रिएटेड बाय रॉक्स, रॉन्ग एंड बरी। ये 3 वैज्ञानिकों का समूह था, रॉक्स, रॉन्ग एंड बरी। जिसे हाँ, लेकिन ये बोर के अंडर में काम करते थे, नील्स बोर, है ना। तो इसीलिए अब दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो फेमस नाम है बोर की आवर्त सारणी कहा जाने लगा। कौन सी आवर्त सारणी? बोर की आवर्त सारणी। लेकिन डिस्कवर्ड बाय इनके को-वर्कर थे, सहायक थे। जैसे साइंटिस्ट की एक टीम काम करती है जब, है ना, तो नाम जो पेपर पब्लिश होता है प्रधान साइंटिस्ट के नाम से पब्लिश होता है ना, और उसके सहायक नीचे लिखा रहता है कि ये लोग सहायता किए थे ना। तो बनाया, डेवलप इन्होंने किया, नाम किसका हुआ? जैसे आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ब्राउनियन मूवमेंट, पता है क्या था? ब्राउनी गति पढ़ाया गया। सरफेस में नहीं देखा, सलमान करीम का लेक्चर लगा हुआ था, उसमें सरफेस केमिस्ट्री को लाट था। सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या बताया? क्या बोल रहे थे? अरे ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल वो उनकी आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही। अंग्रेजी ज़्यादा बोला करते थे। अच्छा, अंग्रेजी अब किताबें तो आगे इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, दोनों भाषाओं का अडॉप्ट किया करीब। एक नाम था ना ब्राउनी गति, इंटर वालों पढ़ा होगा, नेंडल प्रभाव, है ना। हाँ, ये जिग-जैग मोशन में गति करते हैं ना। जो कण होते हैं, जब जिग-जैग मोशन में जो कोलाइडल पार्टिकल है, जब जिग-जैग मोशन में गति करते हैं तो इस गति का नाम क्या रख दिया था? ब्राउनी गति ना। लेकिन खोजा था इनके से जिग्मांडी ने। क्या नाम था? जिग्मांडी। इन्होंने क्या किया? भूसे के तिनके को पानी पे ग्लास में लिया और उस पर गिराया, देखा कि वो भूसे का तिनका जिग-जैग मोशन में गति करने लगा, है ना। तो अपने गुरु को सम्मान देने के लिए, जिग्मांडी साहब के गुरु थे रॉबर्ट ब्राउन, आपने बायोलॉजी पढ़ते हो, केंद्र की खोज करता रॉबर्ट ब्राउन ना, तो उन्हीं को, वो जिग्मांडी साहब के गुरु थे, है ना। तब
उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस गति का नाम क्या पड़ गया? ब्राह्मणी गति, है ना। इसके पीछे हर घटनाओं को पहले कुछ इतिहास है ना। जैसे आवागोत्रो संख्या पढ़ते हैं, आवागेत्रो, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बता दें, बच्चों किताबों में ना पाएंगे आप। उसको खोजा था लोस्मिट नामक वैज्ञानिक, लोस्मिट। और इनके गुरु थे आवागोत्रो। पहले गुरु शिष्य का जो संबंध होता था ना, बहुत, है ना। अब तो बहुत, जब से मोबाइल और ये सब आया है मीडिया, गुरु भी व्यवसायी हो गए हैं, दिल से नहीं पढ़ाते बच्चों को, उतना अफेक्शन घट गया है। पहले लोग डेडिकेट कर देते थे, ये संख्या मेरे गुरु के नाम से जानी जाएगी। जैसे आप आवागोत्रो संख्या जानते हैं, 6.02 × 10⁻23 अंक एक मूल में होते हैं, है ना। किसी पदार्थ के एक मूल में अगर अणुओं की संख्या अगर बोली जाए तो कहा जाता है आवागोत्रो संख्या जितने बराबर होते हैं, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन एक मोल में होते हैं? आवागोत्रो संख्या के बराबर होते हैं। इसको खोजा था उनके शिष्य ने, नाम हुआ उनके गुरु का, है ना। ऐसे ये भी है, चिकमांडी ने खोजा रॉबर्ट ब्राउन को सम्मान देने के लिए, अपने गुरु को सम्मान देने के लिए इस गति को कह दिया यह ब्राउनी गति है। कभी सोचा है कि हर पार्टिकल ब्राउनी गति क्यों नहीं करता? हम नमक का तिनका डालते तो उतने ही चीजें मोशन में गति करता। पराग कण जब डालते हैं, पराग कण देखा, पराग कोश के अंदर जो बंद होते हैं, पोलन साइड पीले पीले, अगर क्रश करिए ऐसे वाज ग्लास में गिराइए, पीले पीले आपको छोटे छोटे कीट दिखेंगे, उसको भी आप पानी में डालिए, देखिए वो भी जिगजैग मोशन में गति करता है ना। तो इनमें क्या होता है, जिनका आकार मैं आपको बता दूं 0.5 माइक्रोन से कम होता है। इसका आकार अगर इस आकार का वो कण है तब तो वो ब्राउनियन गति क्या करेगा? करेगा, पानी की परतों के बिच्छों के साथ बहेगा। अगर इससे जैसे जैसे साइज बड़ा होता गया तो डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा सस्पेंशन की तरह, निलंबन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंसाइड पार्टिकल। जैसे पानी बालू बोलिए, बालू नीचे बैठ जाएगा, सस्पेंशन कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को ना। और जो दिखाई न दे उसे वास्तविक सोल्यूशन कहते हैं। सरफेस में पढ़ा क्या? स्टडी कहाँ से हुई? कोलाइडी स्टेट पढ़ा कि अधिशोषण? आप लोग बताओ, सरफेस में क्या पढ़ा? अधिशोषण पढ़ा, उत्प्रेरक पढ़ा। सरफेस में 3 पार्ट है, अधिशोषण, फ्रेंडलिक अधिशोषण आइसोथर्म, लैंगमूर अधिशोषण आइसोथर्म। अधिशोषण और शोषण में क्या अंतर है, फिर उत्प्रेरक क्या है, कौन कौन से उत्प्रेरक कहाँ काम करते हैं, है ना। हर एग्जाम में डाटा मैच कर लिया आता है, जोड़ा मिला उत्प्रेरकों का, इस विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम करता है ना। अब फिर तीसरा पार्ट बनता है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं? जो गोंद जैसी अवस्था हो। कैसी अवस्था हो? ब्लड जैसी अवस्था हो, है ना, दूध जैसी अवस्था हो। दूध एक पता है पायस है, क्या है वो? पायस किसे कहते हैं? वो तो OW और उसके टाइप में चले गए, WO टाइप, OW टाइप, आयल वाटर टाइप, वाटर आयल टाइप ना। पायस जब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव हो, यानी द्रव द्रव में मिला हो, द्रव द्रव में घुला हो, जिसे अलग कर पाना संभव नहीं है। दूध की सफेदी केसीन नामक प्रोटीन कण होती है, तो पता होगा? केसीन नामक प्रोटीन। केसीन जो प्रोटीन होती है लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? लिक्विड। और जिसमें डिजॉल्व होता है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, जो घुलने के लिए माध्यम प्रदान करता है। जैसे विलयन में आप विलेय और विलायक कहते हैं, क्या कहते हैं? जो घुलता है उसे विलेय, जो घोलता है उसे विलायक। कोलाइडियल में टर्म बदल जाते हैं, जो घुलता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और जिसमें घुलता है उसे परिक्षेपण माध्यम। जब दोनों द्रव हो तो बनता है पायस, है ना। एक ठोस हो एक द्रव बनता है साल। साल और जेल का नाम सुना होगा, ऐसे बाबा रामदेव का एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजिंग के लिए लगाते हैं, जेल की अवस्था में ना। सब्जियां नींबू करोई भिंडी पानी गिरा दीजिए, लिबलिबा आपको लगेगा, है ना, जेल के फॉर्म में ना। बहुत सारी चीज़ें बतानी है, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ, सरफेस में चला गया, है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण किस आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है? बोर की आवर्त सारणी। कौन सी आवर्त सारणी? बोर की आवर्त सारणी के नाम जाना जाता था। और उन्होंने कहा कि समान, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, और इसका आधार क्या बना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना। उन्होंने कहा जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है वो एक ही परिवार के तत्व हैं। क्या है? जैसे देखिए अब हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का क्या है बेटे 1s1, क्या लिखते हो? लिथियम का देखो 3 होता है 1s2 2s1, ये देखो है ना, क्योंकि अब आवर्त सारणी आपकी न तो परमाणु भार के आधार पे है न परमाणु क्रमांक के आधार पे है, अब उसका बेस क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, जो मंडलीय जो मोजले ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि आप तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे, परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं होंगे, है ना। वो संशोधन आधुनिक आवर्त सारणी मोजले का नियम है ना, वो आधुनिक आवर्त नियम है, ठीक है। बाद में दीर्घाकार आवर्त सारणी बोली जाती है, ठीक है ना। 18 तत्व बाद क्या होने लगा? रिपीटिशन होने लगा, है ना। और इस समय 100 आपको पता है 118 तत्व ज्ञात हो गए हैं जो जिनका एक्सिस्टेंस दिया गया है ना। अरे वो अभी मतलब उसको प्रमाणित नहीं है। बान में जो मेटल है ना, मेटल और नॉन मेटल में कैटेगरी दिए गए ना, कृत्रिम है और कुछ कृत्रिम तत्व बनाए गए हैं। तो अब देखिए आप 2s1 में एक गया, एक परिवार के तत्व मेरे इनका इलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम का 4 परमाणु क्रमांक होता है 1s2 2s2, मैग्नीशियम 12 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये देखिए s2 आ रहा है ना इनके परिवार में ना। तो अब इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता था, है ना, इसीलिए अब भी यहाँ पर इसको रखा गया है। अदरवाइज ये आवारा हाइड्रोजन है ना, इसका स्थान यहाँ से ज़्यादा कहाँ होना चाहिए था? गुण किससे ज़्यादा मिलते हैं? हाइड्रोजनों से, है ना। लेकिन क्योंकि ये भी एक धनायन बनाता है, जैसे आप कहते हैं H प्लस और H माइनस और H प्लस Cl माइनस, ऐसे ही Na प्लस Cl माइनस, ये देखिए एक धनायन बनाता है कि नहीं? ये भी एक क्रिया गुण समान है, विधि के जैसा बनाता है, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, सहसंयोजी बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है? ये गैस है, ये अधातु है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन परिवार की तरह ना। इसके गुण ज़्यादा मिलते हैं इससे, लेकिन अभी भी वहाँ इसमें रखा गया है कि आप जो आवर्त सारणी आप देख रहे हैं वो किस आधार पर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के जैसा है ना, इसीलिए यहाँ पे रखा गया। अब बात आई कि जो इसके टर्म पूछे जाते हैं, विकर्ण संबंध क्या है? कौन सा संबंध? विकर्ण संबंध। अच्छा, आप लोग तक घूम मत देना, पीरियाडिक टेबल अपने एक नोट्स में बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जो आप पीरियाडिक जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या कैसे घटती है कैसे बढ़ती है ना, और डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, वही चैप्टर तो समझिए इसका सेकंड पार्ट। नीट की क्या हर कंडीशन की जान है, उससे 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, है ना। आयनिक त्रिज्या कैसे परिवर्तित होती है, आयनिक विभव कैसे घटता बढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है ना, तो उसका वेरिएशन बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं उससे। ऑब्जेक्टिव उस वाले चैप्टर पार्ट से ज़्यादा आएंगे प्रॉपर्टीज से ना। तो इसे कहते हैं डायागोनल रिलेशनशिप, डायागोनल रिलेशनशिप ना। ये विकर्ण संबंध क्या है? तो हुआ क्या कि देखा गया कि जो आवर्त 2 और 3 लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, ये आवर्त 2 के तत्व, किस आवर्त में है? ये आवर्त 3 के तत्व है। अब कैसे आप डिसाइड करोगे ये भी आप जान लो। ये भी है बोरबरी नियम के साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं ना। जैसे लिथियम आप देखिए, लिथियम में 2 कोष भर रहे हैं, 3 परमाणु क्रमांक, पहले में 2 और दूसरे में 1। ये देखिए 2 कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे ना। जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वही उसका आवर्त होता है। क्या होता है? अगर आपसे पूछे बताओ लिथियम किस आवर्त का तत्व है? दूसरे का, है ना। ऐसे ही बताओ, हमने क्या लिखा है? बेरिलियम 4 होता है, 2 और 2, ये देखो 2 कोष बने, दूसरे आवर्त का ना। ये देखो बोरान 2 और 3, दूसरे आवर्त का। सब में 2-2 ही जा रहे हैं ना। अब बोरबरी का नियम क्या कहता था? किसी कक्षा में 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते ना। तो पहली कक्षा में 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2, दूसरी कक्षा में 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 8,
अरे दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने रख सकते हो? 8। ये देख रहे हो ना, 2 3 अभी चल रहा है ना, अब तब तक चलेगा जब तक 8 भर में जाएगा ना। बताओ कार्बन का 2 4 2 5। अच्छा भाई सब में इसमें 2 2 ही तो बन रहे हैं सर, क्यों? इसीलिए ये सब देखिए ये इस आवर्त के तत्व हैं दूसरे के, है ना। अब इसको देखिए 2 8 1 11 2 8 2 12 2 8 3 13। अब आप देख रहे हो कितने कोष बन रहे हैं? 3 के बन रहे हैं ना। तो पहले बात तो जान लीजिए, विकर्ण संबंध आवर्त 2 और 3 के तत्वों में दिखाई देता है। किसमें होता है? आवर्त। अगर मान लीजिए इसमें है कि नहीं, अब मिक्सअप कोई प्रॉब्लम पूछ लिया तो बताओ बेरिलियम का विकर्ण संबंध किससे है, और दे दिया स्कैंडियम से, क्रोमियम से, दे दिया एल्युमिनियम से, दे दिया बेरिलियम का, अब यहाँ पर एल्युमिनियम दे दिया, और एक दे दिया आपको सोडियम दे दिया। आप बताइए आप क्या तलाशेंगे? कौन सा आवर्त 3 का है? क्यों? अच्छा बताओ बेरिलियम आवर्त 2 का है, कन्फर्म है, 2 और 2। अब आप ढूंढेंगे क्या ऑप्शन में, कौन सा तत्व आवर्त 3 का है? क्यों? अच्छा जैसे ही आप करोगे इसके डी 20 होता है, आवर्त 3 का है नहीं, डी ब्लॉक का है ना, इसमें ज़्यादा सेल बनेंगे ना। अच्छा बताओ क्रोमियम 24, इसमें भी आप ना चौथा 4 सेल बनेंगे, 2 8 13 1 होता है इसका क्रोमियम का, अपवाद है, 4 सेल बन रहा है, होगा नहीं, है ना। कौन सा ऑप्शन क्यों सही है ये भी जानना जरूरी है ना। जैसे एल्युमिनियम करेंगे, अच्छा 2 8 3 तीसरे आवर्त का आ गया, इसका मतलब बेरिलियम का संबंध किससे होगा? एल्युमिनियम से विकर्ण संबंध रखेगा, है ना। तो इसका मतलब है आपको आवर्त 2 और 3 के जो तत्व हैं अपने परिवार से गुणों में तो समानता दिखाते ही हैं। जैसे लिथियम का गुण सोडियम के समान तो है ही, क्योंकि ये इसी परिवार का है ना, लेकिन अपने विकर्णी स्थित तत्व से इसका विकर्ण क्या है? ऐसा। क्यों? बेरिलियम का विकर्ण क्या है? एल्युमिनियम। बोरान का विकर्ण क्या है? सिलिकॉन। कार्बन का विकर्ण क्या है? धीरे धीरे कैपेसिटी कमजोर होती जाती है, मेनली इन्हीं एलिमेंट में ज़्यादा बन जाती है ना। अब आप बताइए अपने विकर्णी स्थित तत्व से गुणों में समानता दिखाता है। क्या दिखाता है? इसके परिवार का ही है, इससे भी डायगोनल रिलेशनशिप रख रहा है, विकर्ण संबंध ना। और उसका अब आपको रीजन जानना पड़ेगा, आखिर क्यों विकर्ण संबंध दिखाता है? अपने से इधर वाले से क्यों नहीं दिखाया, या इससे बाद वाले से क्यों नहीं दिखाया? क्यों? अगर मैग्नीशियम का विकर्ण यहाँ कोई तत्व होगा, इससे क्यों नहीं दिखाया? और 2 3 वाले ही क्यों दिखाया? क्यों? उसका रीजन है इनकी त्रिज्याओं का लगभग समान होना। क्या होना? जैसे लिथियम प्लस और मैग्नीशियम डबल प्लस, 0.71 एंगस्ट्रॉम, 0.72 एंगस्ट्रॉम, इनकी जो आयनों का साइज है लगभग क्या है? बराबर ना। तो जब साइज समान होता है उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है ना। पता चला एक बहुत लंबा लड़का हो, एक बौना लड़का हो, उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है ना। एक समान एक परिवार एक जैसे दिखोगे तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, जो बॉन्ड बनेगा मजबूत बनेगा, रिलेशनशिप मजबूत बनेगा, है ना। तो इनके आयनों का आकार लगभग दे आर नियरली बराबर नहीं, है ना। लगभग इनका क्या था? आकार क्या था? समान था, है ना। इसीलिए ये गुणों में भी कुछ क्या दिखाते थे? समानता दिखाते थे। और क्योंकि विकर्ण पर स्थित था, ये तत्व स्थित थे, इसीलिए तत्वों के संबंध को कौन सा संबंध कहा गया? विकर्ण संबंध। कौन कौन सा? पहली बात तो आपको जाना आवर्त 2 और 3 के तत्वों में ही पाया जाता है ना। अपने परिवार से गुणों में समानता दिखाता ही है, अपने विकर्ण स्थित तत्व से भी गुणों में क्या दिखाता है? समानता दिखाता है ना। ये हो गया। एक आता है ब्रिज एलिमेंट। क्या होता है? सेतु तत्व। कौन सा तत्व? चाहे तो ऐसे नोट किया है, हल्का हल्का लिखते चलिए, इस पार्ट में ज़्यादा नोट देते। सेतु तत्व क्या होता है? सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्या होता है? देखिए आप पहली बात तो जान लीजिए, ब्रिज एलिमेंट आवर्त 3 का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? आवर्त 3 है ना। जैसे अब मान लीजिए ये एल्युमिनियम
एल्युमिनियम बोरान के जस्ट नीचे है। एल्युमिनियम ये क्या करता है, अपने परिवार का जो सदस्य है, दो परिवारों से, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैग्नीशियम में लेते हैं, बेरिलियम है पहले, फिर मैग्नीशियम, ये सेकंड ए का तत्व है, सेकंड ए। अच्छा, इसके परिवार में मैग्नीशियम परिवार और कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, ये तो इसी परिवार के सदस्य है ना। सेकंड ग्रुप जिनके उन्हीं के जैसा इलेक्ट्रॉन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, EHG, इनको कहते हैं सेकंड बी के एलिमेंट। अब बताइए, जैसे आप सोचिए कैल्शियम 2 8 8 2, बाहरी कक्षण कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 8 2 20 ना, बाहरी कक्षण कितने इलेक्ट्रॉन, 20। अगर जिंक की बात करें 2 8 18 2, 10 18 10 28 2 30 होता है ना। अब आप देख रहे हो, इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक आर्टिकल बोल करेगा, है ना। तो क्या करता है, अपने उपवर्ग से तभी जब ये सब डी ब्लॉक वाले आए तो पहले जिनको सेकंड, अब देखिए जिसका बाहरी इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकंड ए का एलिमेंट हुए। किसके हुए बताइए, और जो बाद में आए इन्हीं जैसा ना, सेम इलेक्ट्रॉन जिसके बाहर कक्षा में इन्हीं जैसा था, उनको दे दिया सेकंड बी, यानी जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसे उपवर्ग बी दिया गया है। क्या दिया गया है? अच्छा बताओ, जिंक कहाँ है, डी ब्लॉक में है ना, लास्ट में 30 वाला ना, इसे सेकंड बी का एलिमेंट कहते हैं, ये सेकंड ए परिवार के है। तो क्या करता है, मैग्नीशियम दोनों के बीच पुल का काम करता है, यानी मैग्नीशियम के गुण अपने परिवार का तो है ही है, ये इनसे भी गुणों में क्या दिखाता है, समानता, लेकिन ये विकर्ण नहीं है। ध्यान रखिए, मैग्नीशियम कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, विकर्ण तो बनेगा नहीं, है ना। अपने उपवर्ग से गुणों में कनेक्टिंग स्पीशीज है ना, कनेक्ट करता है, यानी इसके समान भी गुण है और इसके समान भी, दोनों परिवारों के बीच पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है ना। और ये एलिमेंट किस आवर्त का है, तीसरे आवर्त। किस आवर्त का, 2 8 2 3 को धरें, तीसरे आवर्त का। अच्छा, इसी प्रकार आप एल्युमिनियम को बना सकते हैं, एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम परिवार के सदस्य कौन है, गैलियम, इंडियम, थैरियम, ये क्या हो गया, थर्ड ए, है ना। और जो थर्ड बी है, स्कैंडियम, ये जो डी ब्लॉक वाले हैं इस परिवार में, इसके नीचे यहाँ से थर्ड बी शुरू होता है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, और यहाँ से कॉपर जिंक में फर्स्ट बी सेकंड बी यहाँ है। आप पीरियड टेबल देखिएगा, फर्स्ट बी सेकंड बी, ऐसा क्यों फर्स्ट बी यहाँ क्यों है, कॉपर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है, पता है ना, कॉपर 2 8 18 1, 18 10 28 29 ना। तो बताइए, और ऐसे सोडियम का 2 8 1, बताइए सोडियम की तरह है ना 1, और इसके भी 1 है ना। इसीलिए सोडियम के परिवार पहले खोजे गए, फर्स्ट ए दे दिया गया और इसको दे दिया गया कि इस परिवार का एलिमेंट है फर्स्ट ई का, इसका है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी यहाँ, फिर थर्ड ए से यहाँ शुरू होता है ना। और ये आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इनको उपवर्ग में नहीं बांटा गया, ये अर्थ लिख दिया गया है, पीरियड टेबल देखिएगा, 8वें ग्रुप के एलिमेंट है। किस ग्रुप के एलिमेंट है, 8वें। बाकी यहाँ का देखिए, ये 4th 5th 6th, ये 7th, और ये देखिए तीनों परिवारों को आप याद है, बोरबरी के लिए मैंने उस तरह पढ़ाया था, टर्म स्ट्रक्चर लगा था, और आवर्त और वर्ग निकालना बताया था। लेकिन आप लोग एक लड़का आता है 2 दिन उसके बाद फिर गायब हो जाता है ना, तो फिर याद ही रह जाता है कोई चीज़ ना। तो बताइए, एल्युमिनियम कोड अपने परिवार से और स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम इनके परिवार वाले नीचे सदस्यों मिलता है, थर्ड ए से थर्ड बी से। एल्युमिनियम कनेक्टिंग बिटवीन क्या है, थर्ड ए और थर्ड बी, और इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं श्वेत तत्व। कौन सा तत्व, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज एलिमेंट, है ना। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन हो जाती है प्रारूपी तत्व जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रारूपी या निरूपक तत्व, निरूपक तत्व इंग्लिश में कहते हैं टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ना। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखवा,
लिखवा ले। अभी ऐसे बता, प्रारूपी या निरूपण तत्व किसे कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये आवर्त 2 और 3 के प्रथम 2 सदस्य हैं। कौन सदस्य हैं? जैसे लिथियम और सोडियम ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम, है ना। और बेरिलियम का 3, 4, 5 बोरान और एल्युमिनियम ना। आवर्त सारणी में आने वाले आवर्त 2 और 3 के पहले 2 सदस्य अपने परिवार के गुणों के मुखिया होते हैं। क्या होते हैं? जैसे पेरेंट, माता और पिता, ठीक है ना। जैसे देखिए लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यानी इन्हीं के गुणों का ये क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? यानी रोल मॉडल है ये, कह लीजिए। प्रारूपी का मतलब, प्रारूप का मतलब क्या होता है? मॉडल, है ना, आपका आइडियल, है ना। इस परिवार के आइडियल तत्व कौन है? कह लीजिए माता और पिता कौन है? पेरेंट, है ना। तो लिथियम और सोडियम इस परिवार के अन्य गुणों के निर्माता है, कह लीजिए पेरेंट है। इसीलिए इन्हें प्रारूपी या क्या कहते हैं? निरूपक तत्व कहते हैं। कौन होते हैं? आवर्त 2 और 3 के। विकर्ण संबंध भी आवर्त 2 और 3 में पाया जाता है। सेतु तत्व आवर्त 3 में पाए जाते हैं। ये सब चीज़ मुझे हाईलाइटेड लिख लिया करिए। सेतु तत्व कहाँ पाया गया? आवर्त 3 में। विकर्ण संबंध 2 और 3 के विकर्णी स्थित तत्व, है ना, विकर्ण संबंध दिखाते हैं। निरूपक तत्व क्या हुए? आवर्त 2 और 3 के प्रथम 2 सदस्य, ऊपर नीचे वाले, है ना, जिनके तत्गुणों का अनुसरण नीचे के परिवार के सदस्य करते हैं, उन्हें हम प्रारूपी या निरूपक तत्व कहते हैं, है ना। अब कभी ये पूछता है परायूरेनियम तत्व क्या है? परायूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम ना, और कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। ये सब टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। दुर्लभ मृदा, जिनका मिलना, मिट्टी में मिलना मुश्किल है ना, आसानी से वो पाए नहीं जाते। और ये तत्व है कोरियम और 5 ब्लॉक के, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। कौन तत्व है? लेंथेनम, लेंथेनम 57 के बाद के तत्व हैं 14, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक। इन्हें आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला, है ना। इनके गुण अलग थे, लेंथेनम के बाद के थे, लेंथेनाइट कहा गया। एक्टिनियम 89 के बाद, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक। इनको एक्टिनाइट के बाद के थे, इसलिए इन्हें एक्टिनाइट कहा। एक्टिनियम के बाद के थे, एक्टिनाइट कहा गया। ये पृथ्वी में बहुत रेयर मिलते हैं ना। और आपको पता है जो ये ग्लास लगाते हैं, जो फोटोक्रोमिक, सीरियम का यूज होता है, सीरियम, और रेयर, और इसलिए फोटोक्रोमिक ग्लास महंगे होते हैं ना। इनका मृदा से निकालना ही बहुत कठिन है ना, इसीलिए इनको क्या करते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व, 4 ब्लॉक और 5 ब्लॉक एलिमेंट भी, ठीक है ना। अच्छा, और परा यूरेनियम और ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम के बाद 92 यूरेनियम वाला जो तत्व है, इसके बाद 93 नेप्ट्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, एसेमरीशियम और सब आगे वाले तत्व हैं, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। इन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में बनाया है ना। यूरेनियम के बाद, यूरेनियम में एक अयस्क है, बिहार के सिंध जिले में पाया जाता है, पिच ब्लैंड। उसका सूत्र होता है U3O8। क्या सूत्र होता है? पिच ब्लैंड अयस्क है ना, जिससे यूरेनियम को निकाला जाता है ना। इसके बाद ये जो नेचुरल पाया गया, पृथ्वी में पाया गया, यूरेनियम के बाद के जो भी तत्व हैं अभी तक खोजे जा रहे हैं, दे आर आर्टिफिशियल, इन्हें कृत्रिम तत्व कहते हैं, और सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। क्या है बताइए? तो इसीलिए परा माने यूरेनियम के बाद वाले ना, जिनको कृत्रिम विधियों द्वारा लेबोरेटरी में बनाया गया है, इनको हम परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, है ना। तो एक आवर्त सारणी की रूपरेखा मैंने डालने का प्रयास किया। आप चाहे तो ग्रुप नहीं बना था, हमने कहा कि ग्रुप बनाने, और बच्चे बढ़ जाए ग्रुप बना लीजिए। मैं नोट्स और जो है ना, हैंडमेड नोट्स मैं जब वहाँ पढ़ाता तो वहाँ से मंगा लूँगा, मैं उसको मैं सेंड कर दूँगा। आप नोट्स भी बनाते जाइए और क्लासेज जितना तेज़ कवर कर सकते हैं उतना तेज़ कवर करिए। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आप लोगों को? पहली बार और बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं। BSc में एडमिशन हो गया? सेकेंड ईयर है, वेरी गुड। ऑर्गेनिक, मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाना नहीं मिलता यार, मैं यही इनऑर्गेनिक और इससे मैं रह जाता हूँ। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक पेशा क्यों? ऑर्गेनिक है ना,
मेरा स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक में, है ना। तो मैं BSc से सब पढ़ाया, लेकिन बट ये आप लेक्चर लगते जाएंगे। आपको पता है कि आप जब लेक्चर की एग्जाम देते हो 70% क्वेश्चन इंटर स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। सिंगेज की जो बुक है IIT नीट की, सिंगेज पब्लिकेशन लेते हैं, सिंगेज नहीं लिया, कोई बुक नहीं लिया। किसकी बुक रखते हैं? टी बहादुर रखते हैं, कुमार दत्त, सहायक बुक कौन? NCERT लैंग्वेज बड़ी क्लिस्ट है ना। सिंगेज पब्लिकेशन की लीजिए IIT JEE की, सिंगेज पब्लिकेशन की जितनी वाले MS चौहान की लीजिए, है ना। MS चौहान जी के लिए आती है। अभी इसी बैच की में अभी सेंट मैरी कॉलेज की लड़की, क्या नाम है उसका, गुप्ता में पढ़ाया था अभी पिछली बार, जान लीजिए कि मतलब उसमें ऐसे इंटर फाइनल होते होते 2 लड़कियाँ, एक अंकिता प्रजापति, पेपर में नाम आया था दोनों का, वैष्णवी गुप्ता, है ना। आप लोग देखिएगा, एक महीने पहले JEE मेंस का रिजल्ट आया था, अमर उजाला देखिएगा, है ना। दोनों लड़कियाँ क्लासरूम से ऐसे वो IIT क्वालिफाई की 93% ऐसे क्वालिफाई करती है। और एक का पटना में यूनिवर्सिटी मैं पढ़ाता था, 10 बच्चों को पढ़ाता था मैं, है ना। 10 लड़कियों को अलग पढ़ाता था ऐसे, है। यहाँ नहीं पढ़े थे, मतलब यहाँ तो आज बार क्लास लगती है ना, वहाँ मेरी केमिस्ट्री टोटल मैं ही पढ़ाता था, है ना। और कुछ ऑनलाइन वो पढ़ लिया था। एक राहुल सर है कोई, वहाँ पे पढ़ाते हैं, राहुल चौहान, है ना, सेंट मैरी के टीचर। हाँ, वही तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो, तो मैं ऑफलाइन उनको मैं पढ़ाता था लेवल, मैंने उनको पढ़ाया था। दोनों बच्चियाँ इंटर फाइनल में रहते निकालने, तो मतलब अब IIT तो नीट का लेवल हल्का ही होता है ना। अब IIT का पेपर देखेंगे, नीट का पेपर देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री का लगेगा कि थोड़ा सा मॉडरेट पेपर है। लगातार ना 8-9 रात पढ़ाते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस टारगेट बना करके अच्छे से पढ़ने, सारी बुकें खरीदिए MS चौहान की, सिंगेज की, है ना। जूलॉजी बॉटनी की बुकें लीजिए। उसके अंदर आप लोग BSc करते हो क्या? हो गया, BSc कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ तो जैन कॉलेज वाले कई बच्चे हमारे डायरेक्ट में आए हुए हैं, सबका D.Ed में एडमिशन हुआ है, कई बच्चे यहाँ से BSc किए हुए हैं। तो मतलब बुक लीजिए, बुक खरीदिए। और केमिस्ट्री कौन सी बुक खरीदे हो? BSc कोई बुक नहीं लिया? 3 केमिस्ट्रियाँ चलेगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों अलग अलग, है ना। देखो यार, विद्या पढ़ के रटना। आप कुंजी से यहाँ जैन कॉलेज में क्या सिस्टम है जानते हैं? जब वही पेपर आता है 5-6 साल का पेपर बच्चे रट लेते हैं, कुंजियाँ आती हैं, ये सीरीज वो सीरीज, है। सिंगेज पब्लिकेशन बुक लीजिए, MS चौहान की लीजिए, है ना। जूलॉजी बॉटनी में IMT कौशिक, वीरवाला रस्तोगी जो किताबें चलती हैं। और EPH की बॉटनी आती थी 6 वॉल्यूम में, जब हम लोग दिया करते थे। अब वो आती है कि नहीं, हो सकता है बहुत, एक बार उसमें 75% क्वेश्चन इसी सीरीज से फंस गए थे। 6 वॉल्यूम में आती है वो। NCERT जूलॉजी बॉटनी लेना, NCERT लाइन बाई लाइन एकदम रंग लो और एक लाइन का एक्सप्रेशन पढ़ लो। जूलॉजी बॉटनी उससे बाहर आता ही नहीं। केमिस्ट्री थोड़ा डेविएट हो भी जाता है केमिस्ट्री फिजिक्स में, लेकिन बायोलॉजी तो मतलब 45+ कर दो। बट ये है कि शाम को 7-8 बजे के बाद, क्योंकि मैं हमारा डायरेक्ट 10 से 5 चलता है ना, फिर मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रुप बनाओ, जिसकी जो प्रॉब्लम हो उसमें हाँ पूछ ले, ऑफलाइन पूछ लिया करो, है ना। हाँ, B.Ed पे नहीं डाला था तुमने? B.Ed नहीं डाला? नीट की तैयारी करनी है, नीट तैयारी करना है, BSc। अच्छा, मत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का अगर मोटिवेट किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं आता हूँ